समर्पण एक अजीब दास्तां। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक हृदय चीर देने वाली कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है समर्पण एक अजीब चलन। मित्रों, माता पिता अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसे एक काबिल इंसान बनाते हैं, परंतु काबिल बन जाने के बाद वही बच्चे उन्हें अनदेखा करने लगे तो? पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं। एक भी ठीक ना हो तो गृहस्थी की गाड़ी चलानी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर एक पत्नी ये चाहती है कि उसका पति उसके घर वालों का सम्मान करे, तो बहू को भी अपने ससुराल वालों की कद्र करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करती हूँ ये कहानी। विनोद बहुत परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ उर्मिला जी को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी सीमा और बच्चे उसकी माँ उर्मिला जी से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही वह बहुत बूढ़ी थी। उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे तो वह अपना सारा काम स्वयं ही कर लेती हैं, किंतु फिर भी वे उसकी पत्नी सीमा और बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी। अचानक आवाज़ आई कि दादी, आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। विनोद के बेटे भार्गव ने बड़ी बेरुखी से अपनी दादी से बोला, पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विनोद की माँ ने बहुत प्यार से कहा। तभी भार्गव चिढ़ते हुए बोला कि नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं। भार्गव ने जोर से डांटने वाली अंदाज में बोला, क्या हुआ भार्गव, क्यों चिल्ला रहे हो? विनोद की पत्नी सीमा ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई। भार्गव बोला कि देखो ना माँ, ये दादी है ना, यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। भार्गव ने शिकायत भरे लहजे में अपनी माँ से बोला। सीमा ने कहा, माँ जी, जब वह बोल रहा है तो आप ऊपर वाले कमरे में चली जाओ ना। क्यों हम लोगों को हर समय लजवाती हो? सीमा ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी उर्मिला जी चुपचाप उठकर सीढ़ियों पर रेलिंग के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। जैसे तैसे करके वे पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले छोटे से कमरे में चली गई। विनोद बगल के कमरे में यह सब देख रहा था। उसे असहनीय कष्ट हो रहा था। उसकी माँ उर्मिला जी को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी सीमा और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरा, वे जो तर्क देते हैं वह भी सही लगता, क्योंकि विनोद एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। ऊपर से उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होता देखता रहता था। रात को विनोद की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। हम कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी गांव वाली भाषा में उनसे बात कर रही थी और अस्त व्यस्त वेशभूषा में उनसे मिली। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आई हैं। विनोद को यह सुनकर रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनोदशा को उर्मिला जी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। इधर विनोद भी बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीवन भी जीना था, तो दूसरी ओर उसकी माँ उर्मिला जी थी।
वह क्या करे कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अंततः उर्मिला जी से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा विनोद, बहुत दिन हो गए हैं गांव गए हुए। अब मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मुझे वहां पहुंचा दो ना बेटा। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। यह सुनकर विनोद को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, परंतु माँ, वहाँ तो कोई है ही नहीं, तो तुम्हारी देखभाल भला कौन करेगा? उर्मिला जी ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर। अरे सब गांव वाले तो हैं ही वहाँ। तभी सीमा ने बीच में ही बोला, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं। और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे ना माँ जी के लिए। सीमा को तो जैसे मन की मुराद ही मिल गई हो। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, उर्मिला जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विनोद यह अच्छी तरह जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा तभी अपनी बेबसी पर बहुत क्रोध भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद ये समाचार मिला कि उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, वे आने वाले हैं। जब विनोद बहुत छोटा था और उसके पिता जीवित थे, तब चाचा जी भारत आए थे और उसके बाद वे अब भारत आने वाले थे। उसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी बहुत उत्साहित थे। अमेरिका से विनोद के डॉक्टर चाचा जो आ रहे थे। डॉक्टर शशांक ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। तभी उन्होंने पूछा, क्यों विनोद, भाभी जी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर शशांक ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। विनोद ने हकलाते हुए जवाब दिया, जी, जी वे तो गांव में रहती हैं। यहाँ उनका मन नहीं लगा, सीमा ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर शशांक ने विनोद की ओर देखा तो विनोद ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर शशांक सब समझ गए। वे बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग चलेंगे, इस बात पर जोर देते हुए कहा। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि उर्मिला जी को बहुत तेज बुखार है और वे पलंग पर असहाय पड़ी हुई हैं। डॉक्टर शशांक दौड़कर उर्मिला जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। उर्मिला जी की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। उन्होंने कहा, वाह बेटा विनोद, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर शशांक ने विनोद को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, विनोद का कोई दोष नहीं है। मैं खुद ही गांव आई थी। उर्मिला जी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर शशांक ने सीमा की ओर व्यंग से देखा। सीमा निरुत्तर होकर विनोद को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वह सब इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विनोद, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 2 साल के थे, तब तुम छत से नीचे गिर गए थे, जिसके कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत हो गई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। सीमा, बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे। डॉक्टर शशांक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। फिर अपने आप को संभालते हुए बोले कि बस, अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका चलेंगी। आप यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर शशांक ने उर्मिला जी से कहा। विनोद को ये सारी बातें पता ही नहीं थी।
यह सब सुनकर वह अवाक रह गया। डॉक्टर शशांक, जो उसके चाचा जी थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो विनोद को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। वह दौड़ता हुआ गया और अपनी माँ उर्मिला जी के कदमों से लिपट गया। वह रोते हुए बोला, माँ, मेरा अपराध क्षमा कर दो। यह करने योग्य तो नहीं है, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो अपने इस अभागे बेटे को माफ़ कर दो। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विनोद ने क्रोध भरी निगाह से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। आज सीमा को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उर्मिला जी से आंख मिला सके। उर्मिला जी ने सीमा की मनोदशा को समझा और समझकर उसको प्यार से पुकारते हुए अपने पास बुलाया और विनोद को डांटते हुए कहने लगी, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। सीमा और बच्चों ने उर्मिला जी के पैर छूते हुए अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और एक माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। मित्रों, आखिर क्यों ये अजीब चलन बनता जा रहा है? कब और कैसे रुकेगा यह? सोचिएगा ज़रूर। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी को सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। बाय बाय मित्रों।